अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू द लेट नाइट शो विद बिलाल हुसैन। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे और हमारा मुल्क इसी तरह शाद व आबाद रहे और हमारे जो पाकिस्तानी भाई हैं अल्लाह पाक उनको सलामत रखे और जो फ़लस्तीनी बच्चे हैं, बूढ़े हैं, बुज़ुर्ग हैं, माएँ हैं, बहनें हैं, उनको भी अल्लाह पाक महफूज अता फ़रमाए, उनके जो शहीद हो गए उनके दर्जात बुलंद अता फ़रमाए। आज हमारे साथ मौजूद हैं, आप सीनियर जर्नलिस्ट हैं, उनके ज़िंदगी के हवाले से हम बात करेंगे, बहुत ही मज़ा आने वाला है। दी नैन अदर सज्जाद खोखर हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। सज्जाद खोखर साहब, आपका जर्नलिज्म से ताल्लुक़ है, वही मैं आपसे टिपिकल सवाल पूछूंगा, कैसे आना हुआ जर्नलिज्म में? क्या आपकी दिलचस्पी थी या आप खुद आ गए, शौक़ था या विरासत में मिला, कैसे आना? जर्नलिज़म में आने का मकसद शौक़ था हमें। जब स्कूल में पढ़ा करते थे जी, तो उस वक्त भी मुझे शौक़ था कि मैं सहाफ़त करूं, अवामुन नास की आवाज़ को बाला हकाम तक पहुंचाऊं और जो दरीना मसाइल हैं इनके लिए मैं काम करूं। तो ये बहुत सारी चीज़ें शामिल हैं। तो मतलब आपका पर्सनल शौक़ था? जी। तो स्कूल से ही लगाव था? तो कैसे स्टूडेंट थे आप? इंट्रोवर्ट थे, एक्सट्रोवर्ट थे? जैसे मस्ती वाले स्टूडेंट होते हैं ना, एक मस्ती कर रहे हैं। हाँ, खूब मस्ती वाले स्टूडेंट थे। अक्सर औकात में जो हमारे उस्ताज़ा होते थे उनके साथ भी हम जो है ना मस्ती मजाक कर लिया करते थे। तो एक बड़ा मज़े का वो दौर था स्कूल टाइम। उस वक्त उस्ताज़ा कराम भी जो है ना बहुत अच्छे इंसान हुआ करते। तो आज कल तो बात नहीं की जा सकती जी। उस वक्त फ्रेंडली जो है ना वो बहुत कुछ उनसे सीखने को भी मिलता था और अच्छी बातें भी बताया करते थे। हमारी शरारतों को बाज़ दफ़ा जो है ना वो गौर में नहीं लाते थे। तो ये सारा निज़ाम था। तो आपको किसने सपोर्ट किया इस शौक़ में? किसने कहा कि नहीं इस छोड़ो, ये करें? जैसे पेरेंट्स कहते हैं कि ये नहीं, आप ये करें हमारी मर्ज़ी से। सहाफ़त में मुझे सबसे पहले एक बड़ा नाम था, अल्लाह पाक उनकी मग़फ़िरत फ़रमाए, आमीन आमीन, अख्तर रिज़वी साहब। बड़े सहाफ़ी थे वो। उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया, उन्होंने सिखाया भी। फिर उनके बाद एक बड़ा नाम था वली रिज़वी जी, वो भी दुनिया से जा चुके हैं। उन्होंने भी बहुत सपोर्ट किया। उसके बाद फिर दीगर उस्ताज़ा में यूसुफ़ जमाल साहब थे, बड़ा सपोर्ट किया। तो इसी तरह फिर बाज़ औक़ात तो मुश्किलात भी आई थी और उसको फिर इंशाल्लाह ये एक सोच के रखा था कि आगे बढ़ना है। तो घर वालों की तरफ से मुश्किलात आई थी? पेरेंट्स कह रहे थे कि ये करो, आप ये नहीं करो? नहीं, वर्किंग की जगह पर जो है ना वो मुश्किलात आई थी। जैसा कि एक रिपोर्टर किसी ख़बर के लिए वो कोशिश करता है तो उसके बाद ख़बर को फाइल करता है तो फिर बहुत सारे थ्रेड भी आते हैं और उस वक्त थे भी हम नए, ख़ुद भी परेशान हो जाया करते थे कि यार हमने फ़लाँ ऑफिसर के ख़िलाफ़ जो है ना वो बड़ी ख़बर चला दी है, पता नहीं अब क्या होगा। तो फिर आहिस्ता आहिस्ता ख़तरात के साथ खेलते हुए जो है ना सीख गए थे। अच्छा, तो पेरेंट्स ने सपोर्ट किया? बहुत किया। अच्छा, और उसके अलावा कोई आपके भाई हों जिन्होंने सपोर्ट किया हो? हाँ, मेरे बड़े भाई हैं, सरफराज नाम है उनका, उन्होंने बहुत सपोर्ट किया मुझे। अच्छा, प्रिंट मीडिया से आपका ताल्लुक़ है, जर्नलिज़म से बहुत पुराना, तो कैसा तब का मीडिया कैसा था जर्नलिज़म और अब का जर्नलिज़म कैसा है? क्या फ़र्क आया है? हाँ, बिल्कुल फ़र्क आया है। पहले तो स्लो था, अब फास्ट हो चुका है। अब ज़्यादा पावर है जर्नलिज़म? ज़्यादा पावर है, ज़ाहिर है। माशाल्लाह। तो कुछ बताएं ना, कैसे आप रिपोर्ट्स मिलती थी आपको? कैसा आप छापते थे अपने उसमें? कुछ बताएं। एक रिपोर्टर के लिए अहम होता है कि उसके ज़राए हों। कुछ सरकारी ज़राए होते थे, कुछ गैर सरकारी होते थे। वो वक्त भी ऐसा था कि बहुत स्लो वक्त था वो। सुबह अगर दोपहर में निकलते थे ख़बर के लिए तो शाम हो जाती थी। फिर उसके बाद ऑफिस में आते थे जी। फिर ख़बर को फाइल करते थे टेबल पे। उसके बाद फिर ख़बर जो है ना एडिटर के पास जाती थी। तो वो दौर भी एक बड़ा अच्छा था, मज़े का दौर था। लेकिन उस वक्त जो है ना ख़बर में पावर होती थी।
खबर में पावर होती थी। खबर लगने के बाद जब बाला हकाम तक वो खबर जाती थी तो वो नोटिस लेता था, एक्शन लेता था, जुम्मादारान के ख़िलाफ़ जो है ना कार्रवाई होती थी। अब तो आंखें तरस जाती हैं कि अरबाब इख्तियार जो है ना जुम्मादारान के ख़िलाफ़ कार्रवाई उस पर कोई एक्शन लें क्यों। और वैसे भी आजकल जिनके पास कोई अगर सेल फ़ोन भी है वो भी जर्नलिस्ट बना। जी, अब तो पूरा पाकिस्तान जो है ना सहाफ़ी है, जिसके पास टच मोबाइल है वो सहाफ़ी है। तो आप क्या देख रहे हैं आगे कि हमारा क्या मीडिया आगे अच्छा जा रहा है, जर्नलिज़्म ख़ास करके आपका शोबा जो है जर्नलिज़्म, क्या पाकिस्तान में अभी है, कुछ पावर रखता है? जर्नलिज़्म अपने तौर पे अपनी जगह पे पावर रखता है। सवाल उठता है हमारी जो सहाफ़ती तंजीमें हैं उनकी तरफ से सहाफ़ियों को कोई ऐसा सपोर्ट नहीं मिलता कि वो खुलकर जो है ना एक जैसा कि कहते हैं कि सहाफ़त आज़ाद है। मैं नहीं समझता हूँ कि सहाफ़त आज़ाद है। जो हमारी सहाफ़ती तंजीमें हैं वो सहाफ़ियों के लिए कुछ आज तक नहीं कर सके। चंद दिन पहले नसरुल्लाह का केस देख लें। जी, हकीकत शहीद कर दिया। और बड़ा अलमिया ये है, सहाफ़त चौथा स्तून है। सहाफ़ी जब किसी हादसाती तौर पे या कुदरती तौर पर दुनिया से जाता है तो हुकूमत उसके लिए कुछ करती नहीं है। जी, वैसे तो हम जो है ना सहाफ़ी भाई जो हैं वो अच्छी अच्छी खबरें भी लगाते हैं कि फ़लाँ अदारे से रिलेटेड जो है ना अहलकार या अफसर जो है ना वो शहीद हो गया है, उसके बाद उसको मरात मिलती है। सहाफ़त में ऐसा कुछ नहीं है और होना चाहिए। वो भी अपनी एक जैसे क्राइम रिपोर्टर है तो वो अपनी जान पे खेल के आपको वो उनके बारे में बता रहे हैं। और बहुत सारे ऐसे क्राइम रिपोर्टर या जर्नल रिपोर्टिंग करने वाले टारगेट किए गए हैं, बहुत सारे हैं जी। मगर बात ये सवाल ये पैदा होता है कि हमारी जो सहाफ़ती तंजीमें हैं जो हमारे अरबाब इख्तियार हैं, एक उनकी जो सहाफ़ी तंजीम है तो उनकी अपनी कोताही है, ये जाहिर है। उनको चाहिए कि एक शहीद होने वाला जो सहाफ़ी है उसके लिए मरात का कोई ऐलान किया जाए, कोई ऐसा तरीका अपनाया जाए कि जो सहाफ़ी हैं अगर दौरान वर्किंग वो शहीद हो जाता है, मारा जाता है, तो उसके लिए भी कुछ मरात होनी चाहिए उसके बीवी बच्चों के लिए, जैसे दीगर अदारों के लोगों के लिए होती है। जी, हकीकत है। अच्छा, आपका इसके अलावा कोई शौक़? क्रिकेट खेलना स्पोर्ट्स में जी। अच्छा, स्पोर्ट्स के हवाले से ही मैं पूछूंगा आपसे सवाल कि अब आप अभी भी खेलते हैं? जी बिल्कुल खेलता हूँ। तो आप अभी भी खेलते हैं, आप पहले भी खेलते होंगे, तो अब आपको क्या लगता है शहर कायद में कराची में क्या जैसे ग्राउंड्स होते थे पहले, अब क्या ख़त्म होते जा रहे हैं? ग्राउंड्स होने चाहिए। ख़त्म इस तरीके से हुए हैं कि कहीं पर तो पार्किंग माफिया ने कब्ज़ा कर लिया है और कहीं पर बिल्डर हजरात ने कब्ज़ा कर लिया है। जो बचे हुए हैं चंद तो वहाँ पर जो है ना शहर कायद के जो लड़के हैं वो खेलते हैं, शौक़ पूरा करते हैं अपना। और तो इसी वजह से भी फिज़िकल एक्टिविटीज़ ख़त्म हो गई तकरीबन। एक वो जैसे अभी एक तो ये भी है, वीडियो गेम्स बढ़ गई हैं, मोबाइल गेम्स, ये भी एक चीज़ है, लेकिन ये अगर आपके ग्राउंड्स भी ख़त्म है, इनका भी हाथ है जी। और अब तो मेरे ख्याल में मोबाइल पे ही सब कुछ होता है। जी, सारी काफ़ी चीज़ें आपके एक सेल फोन में आ गई जी। अच्छा, डेली रूटीन क्या है आपकी? वैसे ही कराची के जो रूटीन है कराची के शहरी की, तो सारी रात जागना, क्योंकि कराची शहर खुलता भी लेट है और बंद भी लेट होता है, तो आपकी रूटीन कैसी है? हमारी रूटीन नॉर्मल है, जैसे एक मज़दूर जो है ना टाइम से सो जाता है, सुबह टाइम से उठ जाता है। माशाल्लाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। और कैसी रूटीन होनी चाहिए और स्टूडेंट्स की? और जैसे आजकल रात भर जागना, ये होटलिंग वगैरह करना, मेरे ख्याल में ज़्यादा देर तक जागने से एक तो सेहत के लिए नुकसानदेह है, दूसरा बंदा सुबह टाइम से नहीं उठ पाएगा तो मेरे ख्याल में जो उसके टारगेट्स हैं वो हासिल नहीं कर पाएगा। जी, हकीकत है जी। और जल्दी उठना चाहिए, जो कि हमें हमारा दीन भी सिखा रहा है जी, और जो बाय डिफ़ॉल्ट इस दुनिया का निज़ाम है वो भी हमें बता रहा है जी। अच्छा, 7 अक्टूबर
हमला हुआ हमास से इसराइल पर, फिर इसराइल का हमास पर और ये फ़लस्तीन पर, तो अभी तक चल रहा है। इसराइल दावा कर रहा है, कह रहा है और कर भी रहा है कि मैं जोनासाइड करूँगा, नस्ल कशी करूँगा। तो एक आम शहरी और एक जर्नलिस्ट और इन्फ्लुएंसर होने के नाते एक हमें क्या कदम उठाना चाहिए इस हवाले से? एक तो हम पाकिस्तान जो है ये 7 समंदर पार है फ़लस्तीन से जी। मासवाई मेरे ख्याल में बयान दागने के सिवा कुछ नहीं कर सकते, और इस पे हम हमारी हुकूमतों को सोचना चाहिए, मुस्लिम ममालिक को सोचना चाहिए कि कल को ये जुल्म हमारे ऊपर भी आ सकता है और वो वक्त दूर नहीं है। अब जो मुसलमानों का दुश्मन ममालिक हैं वो नंबर वाइज सबके ख़िलाफ़ ये कर रहे हैं। पहले जैसा कि इराक़ था, उसके बाद ईरान, फ़लस्तीन, हमारे कश्मीर, इन जगहों पे जो है ना ये तमाम मुस्लिम उम्मा जो है ये इनके ख़िलाफ़ तो मेरे ख्याल में नस्ल कुशी आज से बरसों दहाइयों साल पहले ही वो शुरू है। फ़लस्तीन में इससे पहले भी थी, लेकिन अब जो जुल्म की इंतहा हो रही है फ़लस्तीन के अंदर, हमारे पाकिस्तान हुकूमत को इस पे स्टैंड लेना चाहिए, चूँकि वो तो इतने पावरफुल बेचारे नहीं हैं फ़लस्तीनी के वो इसराइल को मुंह दे सकें। लेकिन पाकिस्तान की बड़ी बात है, पाकिस्तान की एजेंसीज जो हैं, ये सहरा इससे पहले भी हमारी एजेंसीज को गया था, 2 सुपर पावर को इन्होंने शिकस्त दी है इससे पहले भी। अच्छा। अफ़गानिस्तान की सरजमीन पर रूस को दी थी, फिर अमेरिका को दी थी, और हमें बहुत सारी उम्मीदें वाबस्ता हैं कि इसी तरह इसराइल के ख़िलाफ़ भी कदम उठाना चाहिए। बहुत जुल्म है। जी, हकीकत उठाना चाहिए, और एक आम इंसान को भी आवाज़ उठानी चाहिए जी, ट्रेंड चलाना चाहिए, क्योंकि सोशल मीडिया का ज़माना है जी। अच्छा, इस हमारे पाक सरजमीन हमारे मुल्क में क्या देख रहे हैं आप? करप्शन ख़त्म हो रही है या बढ़ती जा रही है? करप्शन किस लेवल पर पहुंची है? इंतहा को पहुंच चुकी है। तो इसका कोई हल, क्या आवाम ही हल निकालेगी या फिर? अल्लाह करे वो टाइम नहीं आए कि आवाम जो है ना कानून को अपने हाथ में ले ले। बहुत ख़तरनाक दौर होगा वो, वक्त होगा वो। हमारे जो मेन अदारे हैं इनको कोशिश करनी चाहिए कि करप्शन के ऊपर काम करें। करप्शन की रोकथाम, 2 नंबरी के काम का ख़ात्मा हो सके। अगर जैसा कि 2 नंबरी से अगर कोई मनसब पर आता है तो वो खाक जो है ना वो ख़ात्मा करेगा 2 नंबर काम के, करप्शन के। ये भी बड़ा अलमिया है। इसके लिए हमारी हुकूमत को और कौमी सलामती के अदारे हैं हमारे, जो हमारे माथे का झूमर हैं, जी, उनको तवज्जो देनी चाहिए इस तो आपको लगता है कि अभी फ़िलहाल नहीं लग रहा कि ख़त्म होगी करप्शन? आईना सामने है। नहीं, अभी तक तो ऐसा कुछ नज़र नहीं आ रहा। जी। अच्छा, ये बीच में ये भी ट्रेंड चल रहा था, अभी भी चल रहा है कि बायकॉट इसराइली ब्रांड्स, जो इसराइली ब्रांड्स हैं उनको बायकॉट कर रहे हो आप, तो इस नज़रिए से, इस हवाले से आपका क्या नज़रिया है? कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ेगा। कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा जीडीपी पे इसराइल? कोई इतना ख़ास फ़र्क नहीं पड़ेगा। फ़र्क पड़ेगा लेकिन इतना ख़ास फ़र्क नहीं पड़ेगा। और ये बहुत छोटा एक एहतजाज है हमारी तरफ से फ़लस्तीन के लिए। इससे अच्छा, तो कैसे कह रहे हैं आप कि कितना छोटा एहतजाज है? हमें वैसे तो हमें ये चाहिए कि हम अपनी हुकूमतों से मुतालबा करें जी कि फ़लस्तीनी अवाम के लिए, जो हमारे बहन भाई हैं, उनके लिए हम कुछ कर सकें। जी, खाली उनकी कंपनीज़ का बायकॉट करना और ये कोई ख़ास इतना बड़ा एहतजाज नहीं है। अमली तौर पर, प्रैक्टिकली तौर पर पाकिस्तान को कुछ करना चाहिए। और क्योंकि वहाँ पर जाने जा रही हैं, जानों का नुकसान हो रहा है, बच्चे, बूढ़े, औरतें, बच्चियाँ, हर चीज़ वहाँ पर पामाल हो रही है। इज्जतें, जानें, जो बायसे शर्म है। जी,
हमारे मुस्लिम ममालिक के हुक्मरानों के लिए। अच्छा, जो एजुकेशन आपका बताया, तो कैसा अभी निज़ाम कैसा चल रहा है, दुरुस्त हुआ है एजुकेशन के हवाले से? या जो आपने जहाँ जब एजुकेशन हासिल की थी स्कूल कॉलेजेस, तभी बेहतर था या अब और ख़राब हो गया निज़ाम? तब बेहतर था। अब तो माशाल्लाह वो पिछले दिनों कराची में ही पेपर शुरू होने से पहले ही जो है ना वो पेपर आउट हो गया था जी, और ख़ूब इमारतों की छतों पर बैठकर जो है ना वो हल किया गया जी, सेकेंडरी बोर्ड के शायद। जी, तो ये हमारी जो इंतज़ामिया एजुकेशन है ये बड़ी स्पेस है इनके अंदर, मामलात को इन ठीक करना चाहिए। और मेरे ख्याल में इससे बड़ा एक मसला प्राइवेट स्कूल्स का है जी, जो शहरियों को दोनों हाथों से लूट रहे हैं। आगे ये जो अभी छुट्टियां आई हैं मौसम गर्मा की जी, उसकी फ़ीस भी ले रहे हैं। उसके अलावा जो है ना ट्रांसपोर्ट जो है जो स्टूडेंट्स को लेके जाती हैं लेके आते हैं, वो भी जो है ना वो उन्होंने भी फ़ीसें जी, पेरेंट्स से ली है कि भाई हमें भी दी जाए, जब आपने स्कूल वालों को दी है तो हमें भी दी जाए। जी, 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 ये हकीकत कह रहे हैं इसके लिए जो है ना काम करना चाहिए हमारी हुकूमत को। तो मतलब ये प्राइवेट सेक्टर जैसे हम दूसरी बाकी दुनिया में देख रहे हैं, तो प्राइवेट सेक्टर इस एजुकेशन के मामले में बहुत कम होता है। प्राइवेट एजुकेशन फ्री होती है, गवर्नमेंट की तरफ से होती है। तो क्या ये हुकूमत भूल ही गई है काफ़ी अरसे से कि हमें एजुकेशन भी देनी है? जी, हकीकत इस में पे कोई रोकथाम कर रहा है, रोक रहा है कोई इस पे? अभी तक रुकने का तो कोई ऐसा इकदाम सामने नहीं आया, लेकिन ये ज़रूर आया है कि पाकिस्तानी कौम को स्कूल एजुकेशन जो माफिया की सूरत इख्तियार कर चुकी है ये लूट रही है और दोनों हाथों से लूट रही है। तो इसमें अवाम को किरदार कोई अदा करना चाहिए? अवाम बेबस है। अवाम तो है ही बेचारी बेबस है, रोड पे निकलेगी गिरफ्तार हो जाएगी। ज़्यादा से ज़्यादा क्या एहतजाज कर सकते हैं जी, तो इनको तो एहतजाज का हक भी नहीं है, बाहर निकलेंगे तो गिरफ्तार कर लिए जाएंगे। सही बात। अच्छा, जो नौजवान ये पढ़ के बाहर जा रहे हैं, आईटी इंजीनियर्स काफ़ी अच्छी डिग्रियां लेके बाहर जा रहे हैं बेरोज़गारी की वजह से, तो उनको आप क्या कहेंगे? या वहाँ जाएं, वहाँ पे आप कामयाब बने, वापस आएँ, या फिर यहीं पे रह के काम करें? क्या कहेंगे? पाकिस्तान में बेरोज़गारी इतनी हो चुकी है जी, कि ये पिछले दिनों एक रिपोर्ट आई थी कि कराची में सैकड़ों सनतें बंद हो चुकी हैं। अच्छा, अब जो बंद हुई हैं उनमें जो लोग काम कर रहे थे वो बेरोज़गार हो गए। महंगाई जो है ना वो तूफ़ान बरपा है जी। अब हमारे बेचारे पाकिस्तानी कर क्या रहे हैं? कोई अपनी जायदादें बेचकर, कोई किसी तरीके से मांग कर ये बैरून ममालिक जा रहे हैं। तो मेरी तो दुआएं हैं कि अल्लाह पाक उनको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखें और आमीन आमीन। परदेश में जाकर अगर वो अपने अहले खाना के लिए सोच रहे हैं तो ये बड़ी कुर्बानी है, ये छोटी कुर्बानी नहीं है। अगर यहाँ के हालात बेहतर हों तो बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है जी, हकीकत। अगर यहीं के हालात जो है ना मेरे ख्याल में अब तर हैं तो मुस्तकबिल के लिए जो है ना लोग बैरून ममालिक जा रहे हैं, परदेश में जा रहे हैं। वहाँ पर बाज़ दफ़ा तो डेड बॉडीज़ भी आती हैं और 5-5, 10-10 साल जो है ना अपने प्यारों से दूर रहते हैं। तो ये बड़ी कुर्बानी है, मैं इसको कुर्बानी समझता हूँ। अच्छा, जो जा नहीं पा रहे हालातों की वजह से, उनको अपने मतलब घर से सपोर्ट भी नहीं मिल रही कि वो अब बाहर जाकर कोई काम कर सकें, उनको क्या कहेंगे आप? उनको क्या कहेंगे कि हिम्मत ना हारें, हार ना माने। यही है क्योंकि सुसाइड केसेस भी आ रहे हैं बहुत सारे। ये तो रिपोर्ट ही नहीं हो रहे कि इतने केस आ रहे हैं। कुछ तो सोशल मीडिया पे आ जाते हैं, बाकी तो आते ही नहीं हैं। गांव देहात की मैं बात कर रहा हूँ तो बहुत सारी कौम इंतहा की परेशान है। महंगाई इस कदर है कि मेरे ख्याल में अगर 2000 का रोज़ाना का मज़दूर है तो उसके अगर 2-4 बच्चे घर में हैं खाने वाले तो वो भी मुश्किल है। हकीकत है, इतनी महंगाई है। इतनी महंगाई है पाकिस्तान में
कि अल्लाह ही हाफिज़ है जी। अभी जो वैसे पेट्रोल प्राइस भी तो गिरे थे, पेट्रोल प्राइस तो गिरे थे, मगर जी खुर्द नोश जो अशियाँ हैं जी वहीं पर बरकरार हैं, वहीं पर बरकरार है। अच्छा, ब्रेक का वक्त हुआ चाहता है, प्रोड्यूसर साहब कह रहे हैं ब्रेक का वक्त हो रहा है। हमारे साथ मौजूद हैं सज्जाद खोकर, आप सीनियर जर्नलिस्ट हैं, उनके हवाले उनके डेली लाइफ ज़िंदगी के हवाले से हम बात कर रहे थे और कुछ करंट चीज़ों के हवाले से बात कर रहे थे। बहुत मज़ा आ रहा है। ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद खुशामदीद, लेट नाइट शो में आपका वेलकम दोबारा से। और सज्जाद खोकर हमारे साथ मौजूद हैं, आप सीनियर जर्नलिस्ट हैं, उनकी डेली लाइफ रूटीन के हवाले से हम बात कर रहे थे और कुछ करंट चीज़ों के हवाले से भी हम बात कर रहे थे। आइए उनसे हम बात कर रहे हैं, कंटिन्यू। तो सज्जाद खोकर साहब, हम अशिया खुर्दनोश के बारे में बात कर रहे थे कि उनकी प्राइस कम नहीं हुई और ऊपर से बजट भी आ रहा है, तो आप क्या समझते हैं, कम होगी, कोई आवाम को रिलीफ मिलेगा या नहीं? मिल जाए तो बहुत अच्छा है, लेकिन मुझे नज़र नहीं आ रहा। और अगर आपको, आप कह रहे हैं कि आपको नज़र नहीं आ रहा है, तो क्यों ऐसा, क्यों नहीं कम कर, क्यों नहीं आवाम को रिलीफ दे रहे? नीचे की जो इंतज़ामिया है जी, ये मेरे ख्याल में कौम के लिए, आवाम के लिए बेहतर नहीं है। ऊपर वाले तो कोशिश करते हैं, जब वो बात नीचे आती है जी, तो लूट खसूट, रिश्वतखोरी, दो नंबरी ये आम हो जाती है। जब ये आम हो जाती है तो उसमें पिसता कौन है? जी, गरीब आवाम और गरीब आवाम हमारी हमेशा से, जो जिसने पेट्रोल भी पैसों का खरीदना है, जिसने रेंट भी अपनी जेब से देना है, जिसने दीगर ज़रूरियात अशिया जो हैं वो भी बाहर से ख़रीद कर लानी है, तो ये उनके लिए मुश्किल है। जो एक प्राइवेट नौकरी कर रहा है, 30,000 की जॉब कर रहा है, वो बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल। रेंट का घर है जिनका। तो अच्छा, दुनिया में जो दूसरी कंट्रीज़ हैं, यूरोपियन, अमेरिका, जो हमसे कई गुना आगे हैं, और पाकिस्तान में भी इंटरनेट, एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इतना बढ़ गया है, और दुनिया में भी, पाकिस्तान में भी। तो आपको क्या लगता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कवर कर लेगा? कह रहे हैं कि नौकरियां तबाह हो जाएंगी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से, क्योंकि ऐसी ऐसी वेबसाइट्स आ गई हैं कि वो एक प्रॉम्प्ट डालने से पूरा लोगो डिज़ाइन कर रही है, प्रॉम्प्ट डालने से पूरी एक वीडियो आपको बना के दे रही है। तो क्या लगता है आपको, क्या और बेरोज़गारी बढ़ेगी इससे? दुनिया बिल्कुल, इससे इंतहा की बेरोज़गारी बढ़ेगी। मैं मिसाल देता हूँ, जैसे केमाड़ी पोर्ट है, यहाँ पर अगर एक जगह पर 100 लेबर काम कर रहे थे, तो वहाँ पर 2 लिफ्टर आ गए हैं, वो 100 लेबर को कवर कर रहे हैं। अब जो 100 लेबर वहाँ पर काम कर रहे थे वो बेरोज़गार हो गए। तो इसी तरह अगर ये सिस्टम जो बता रहे हैं आप, ये आता है तो ज़रूर है कि बेरोज़गारी फैलेगी। अल्लाह पाक हमें अच्छा रखे और बेरोज़गारी ना ख़त्म हो, सबको रोज़गार मिले। अच्छा, आपने बताया कि क्रिकेट का भी आपको शौक़ है, तो आपने पाकिस्तान और मैच देखा होगा यूएसए का, तो आपको क्या लगता है पाकिस्तान क्रिकेट टीम कहाँ जा रही है हमारी? क्या तब्दीली होनी चाहिए उनमें? पाकिस्तान क्रिकेट टीम को मैं शाबाशी देता हूँ कि वो अमेरिका से हार गई है। जी, इससे पहले हमारा जो हम अज़ली दुश्मन अपना समझते हैं भारत को, उसके साथ भी ज़्यादा मैच हम हारे हैं और हारते हैं। जी, तो एक मैं तो बच्चा ही कहूँगा अमेरिकन टीम को, चूँकि पहली दफ़ा वो मंजर आम पर आई है, और पाकिस्तान इससे पहले मुख्तलिफ सेक्टर में चैम्पियन भी रह चुकी है। तो उनसे हारना एक बड़ा वो इनकी कारकर्दगी पर सवालिया निशान है, पूरी मैनेजमेंट पर, टीम पर ही नहीं, पूरी मैनेजमेंट पर। जो प्लेयर्स अच्छा यहाँ पर खेल उन्होंने पेश किया, उनको ना ले जाना इस चीज़ से साबित होता है कि शायद पहले कुछ प्लानिंग थी, और ये बड़ा सदमा पहुंचा है कौम को हारने से ये मैच। वो कह रहे थे यार
उस टीम को देखो और पाकिस्तान को देखो, ये मैच शुरू होने से कबल पाकिस्तान फेवरेट था जी जी, मगर यूं उन्होंने बच्चे की तरह जो है ना, बच्चों की तरह तमाम सेक्टर में, बॉलिंग में, फील्डिंग में, बैटिंग में पाकिस्तान को नाको चने चबा दिए हैं कि जो है ना ऐसे खेल पेश किया जाता है। तो आप क्या कहेंगे, पूरी मैनेजमेंट का कसूर है, उनकी गलती है, या फिर स्पेसिफिक कैप्टन की गलती है, या एक बार बॉलर की गलती है? खाली एक कैप्टन को तो जुम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता, ये तो पूरी मैनेजमेंट की जो है ना गलती है कि भाई आपने प्लेयर्स ऐसे बीच में रखे क्यों जो खेल ही पेश नहीं कर सके, आपने अपना कारकर्दगी पेश नहीं कर सके, ऐसी टीम क्यों सिलेक्ट की? जी तो ये बड़ा एक मेरे ख्याल में अफसोस हुआ है पूरे पाकिस्तान कौम को कि ये हुआ क्या है हमारे साथ। बेशक। तो आप आगे क्या देखते हैं, आप क्या भारत को शिकस्त देंगे? देनी चाहिए, हमारी तो दुआ भी है और उम्मीद भी हमें ये है कि उनको शिकस्त भी देंगे और देनी भी चाहिए। लेकिन बात वही है ना कि ये कहीं पर भी बैठ जाते हैं, ये कहीं पर भी हकीकत बैठ जाते हैं जी। तो ये बैठने की जो रवायत है ये पाकिस्तान से ख़त्म होनी चाहिए, और ये ख़त्म नहीं हो रही काफ़ी बरसों से। अच्छा, ईरान की एम्बेसी पर इसराइल का अटैक हुआ, उसके बाद फिर ईरान ने जवाब में एक हमला किया, उसके बाद फिर पाकिस्तान में उनके सदर आए, सदर फिर यहाँ से रवाना हुए, फिर हम देखते हैं कि उनके सदर शहीद हो गए। तो क्या देख रहे हैं आपके, क्या सिर्फ इसराइल को सिर्फ ईरान ही जवाब दे रहा है, या पाकिस्तान या बाद दूसरे मुस्लिम कंट्रीज ईरान के साथ थे? मुझे तो ये नज़र आ रहा है कि अकेला ईरान ही जवाब दे रहा है। जहाँ तक ईरानी सदर की बात थी, जब वो पाकिस्तान आए थे जी, तो जो आम छुट्टी का ऐलान कर दिया गया था पूरे मुल्क में, वो कोई मजाक नहीं था जी। वो हमारी जो इंटेलिजेंस एजेंसीज थी, अदारे थे, उन्होंने कुछ सोच कर ये इकदाम उठाया था छुट्टी वाला, चूँकि ईरानी सदर को पाकिस्तान में कुछ करने का दुश्मन ममालिक का इरादा था। अच्छा जी। लेकिन पाकिस्तान ने कामयाबी के साथ उसको पाकिस्तान में विज़िट भी कराया और दौरे में सुरखरू भी हुए। और जहाँ तक ईरान की बात है, मेरे ख्याल में तो ईरान अकेला अभी तक यहूदियत को मुंह दे रहा है। बाकी तो किसी मुस्लिम ममालिक जिनमें बड़े जो पावर रखने वाले ममालिक हैं, पाकिस्तान है, सऊदीया है, इस तरह के ममालिक किसी ने भी, या तुर्की है, तुर्की, इजिप्ट जी, किसी ने भी इस तरह का जवाब नहीं दिया जैसा ईरान ने दिया है, और मैं तो शाबाशी दूंगा ईरान को। अच्छा, तो आपको क्या लगता है ये जंग कहाँ तक पहुँचेगी, इसराइल और फ़लस्तीन, ईरान इसराइल, क्या ये पूरी वर्ल्ड वॉर हो जाएगी, वर्ल्ड वॉर 3? कहाँ जा रही है ये जंग? ये निशाना जो अपने दिखा रही है या बता रही है, ये तो मेरे ख्याल में जंग अजीम की तरफ ही जाया जा रहा है, चूँकि ये लड़ाई, ये जंग आज से शुरू नहीं है जी, बरसों से ये शुरू है। और बात वही है कि ईरान इसमें टपका है, जो एक बड़ा इकदाम किया है उसने, बड़ा कदम है मुस्लिम ममालिक की तरफ से कि उसने ये काम किया है। और खुदा न खास्ता अगर ये जंग इलाका हिंद की तरफ आ जाती है तो पूरी दुनिया इस जंग में जो है ना लपेटी जाएगी। और अगर इस ज़माने में अगर ये आलमी जंग हुई तो नुकसान भी बहुत होगा, पूरी दुनिया का होगा, किसी एक ममालिक का नहीं होगा, पूरी दुनिया का होगा, और ख़तरनाक जंग होगी जी। अल्लाह अल्लाह ना करे ऐसा हो। अच्छा, तो आप अब पाकिस्तान की काफ़ी टाइम से सियासत देख रहे हैं आप, तो अभी पाकिस्तान की सियासत कितनी बदल गई है या आज भी वैसी है? बदलने का जो सवाल है, सिर्फ चेहरे बदले हैं, सियासत तो वही है, सियासत वही है, सियासत वही है, चेहरे बदले हैं। अच्छा, तो आपको कोई मतलब फेवरेट सियासतदान?
खान साहब। खान साहब, तो उनसे आपके कोई मतलब मुलाकात हुई? नहीं। और ख्वाहिश है आपको? नहीं, ऐसी ख्वाहिश भी नहीं। अच्छा अच्छा, फेवरेट सियासतदान हो गए आपके खान साहब, तो आपका फेवरेट कोई अदाकार पाकिस्तान से ही बता दें, पाकिस्तान के बाहर से भी? मैडम नूर जहान। मैडम नूर जहान। और पाकिस्तान के अलावा? बाहर से नाना पाटेकर। नाना पाटेकर बहुत अच्छे एक्टर हैं वो भी। अच्छा, गुलकार? गुलकार इब्रारुल हक। इब्रारुल हक पाकिस्तान। और पाकिस्तान के बाहर? मोहम्मद रफ़ी। मोहम्मद रफ़ी, वाह माशाल्लाह, बहुत लेजेंडरी। जी। अच्छा, पाकिस्तान आप सिनेमा भी देखते होंगे, सिनेमा को आप क्या लगता है पाकिस्तानी सिनेमा भी ख़त्म हो गया है? ख़त्म हो चुके हैं। ख़त्म हो चुका है क्योंकि अभी हाल ही में 2 साल पहले एक फ़िल्म भी आई थी मौला जट, शायद आपके नज़रों से गुजरी हो, उस पर बहुत अच्छा काम हुआ था। तो उसके बाद तो अभी तक ऐसी कोई नहीं। यहाँ एक और फिल्म आ रही, मुझे नाम याद नहीं आ रहा। तो क्या लगता है इंडस्ट्री में काम हो रहा है या अभी भी वही फिल्म इंडस्ट्री में भी नेपोटिज्म का शिकार है हम लोग? तबाह हो चुकी है। जो हमारे कौमी जी आर्टिस्ट हैं जी, उन्हीं की लाइफ पर अगर आप नज़र दौड़ा लें ना, तो मेरे ख्याल में आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि कितना हम तरक्की पजीर हैं। जी। और जो ये जो फिल्मी दुनिया है, ये तो वैसे ही सिस्टम ख़त्म हो चुका है पाकिस्तान से। हमारे पड़ोस में तो मेरे ख्याल में साल में सैकड़ों फिल्में आती हैं। जी जी। तो ये किन की वजह से इंडस्ट्री ख़त्म हुई? क्योंकि एक दौर में पाकिस्तान इंडस्ट्री बहुत ऊपर थी, आपको तो पता हो, फिल्म इंडस्ट्री। जी बिल्कुल, अच्छा दौर था वो। और अब तो माशाल्लाह अगर कोई 2 साल काम करके थोड़ा सा अपना नाम पैदा करता है जी, तो वो मार दिया जाता है। देख लें लाहौर में कितनी अदाकारों को मारा गया है जी, जानें ले ली गई हैं। तो जब इस तरह जानें ले ली जाएंगी तो कोई कौन आएगा इस फील्ड में, इस शोबे में? तो इसका भी बड़ा किरदार है मारा मारी का कि पाकिस्तान में जो फिल्म इंडस्ट्री की तबाही है, इनमें इनका भी बड़ा काम है। अच्छा, बीइंग अ जर्नलिस्ट पाकिस्तान में कितना मुश्किल है? एक जर्नलिस्ट को अपना मतलब काम करना कितना मुश्किल है और कितना आसान है, इसमें बता दें कितनी मतलब मुश्किलात सामने आती हैं? सच तो ये जर्नलिस्ट को जी कि पैर पैर पे मुश्किल है। सही। तो कैसे फेस करते हैं? क्या आप उनको जो नौजवान जर्नलिस्ट हैं उनको आप ये क्या बताएंगे कि हिम्मत नहीं हारो, काम करते रहो? बिल्कुल, एक जी सहाफ़ी का जज्बा होता है कि ख़बर को निकालना, और उसके बाद उसको ये भी इल्म होता है कि ये ख़बर मेरी जान ले सकती है। ये इल्म होता है उनको जी, होता है। लेकिन उसके बावजूद भी वो फ्रंट फुट पे आके खेल कर जो है ना बताते हैं कि ये ख़बर हमने की है। तो मैं ऐसे सहाफ़ियों को सलाम पेश करूंगा जो ख़तरात से खेलते हुए भी अपनी ड्यूटी जो है ना वो सरअंजाम दे रहे हैं। अच्छा, तो आईटी सेक्टर हमारा किसी आज से 10-15 साल पहले एक अच्छी रेस में था इंडिया के साथ, भारत के साथ, तो अचानक फिर यूं गिर सा गया है आईटी सेक्टर। तो आप क्या कहेंगे इस मामले में? क्या आईटी सेक्टर को अच्छा होना चाहिए? आप तो एक आईटी सेक्टर की बात कर रहे हैं, मैं तो तमाम सेक्टर्स को देखता हूँ। तमाम सेक्टर्स में हम गिर चुके हैं जी, गिर चुके हैं, ज़मीन बोस हो चुके हैं। क्या ये हमारी अपनी खुद की कोताही है? बिल्कुल खुद की है, फरिश्तों की तो है नहीं है, ये खुद की अपनी हमारी है। इसकी सबसे बड़ा तो ये जो निज़ाम जुड़ता है ये अरबाब इख्तियार से जुड़ता है। उनके गलत फैसले, उनकी तरफ से नाइंसाफ़ियाँ, तो फिर नीचे तो फिर ऐसे ही होता है। तो मतलब अवाम का भी कसूर है इसमें, हुकूमत का भी, दोनों का है? यहाँ नहीं, अवाम बेचारी का क्या कसूर है? अवाम को तो बस लाले पड़े हुए हैं कि वो फिक्र है कि रोटी कैसे पूरी होगी हमारी।
आवाम का तो सोचने का वो इन्होंने छीन लिया है, सोचने का वो भी छीन लिया है, छीन लिया है, हक छीन लिया है, सोचने का भी हक छीन लिया है। अब आवाम को एक ही जो है ना वो सोच पड़ी होती है कि मेरे घर का निज़ाम कैसे चलेगा। जी, तो ये एक बड़ा रोल है अपना हमारे अरबाब इख्तियार मुतलका इंतज़ामिया का। अच्छा, कराची शहर में बड़ी बड़ी ट्रस्ट वो हैं, कंपनीज हैं जो ट्रस्ट और जो बाहर फ्री ऑफ कॉस्ट खाना भी खिलाते हैं, रमज़ान में भी बड़े बड़े नाम हैं। तो आपको क्या लगता है, क्या इनका भी कहीं जाके कसूर या इल्ज़ाम लगाते हैं कुछ लोग के ये भी आवाम में आदत डाल लें ना कमाने की, शुतुरमुर्ग के गोश्त खिलाए जा रहे हैं, तो उसका क्या आप क्या कहेंगे, आपकी नज़र? मैं तो कहूँगा कि ये बहुत बड़ी इबादत है, किसी को खाना खिलाना, भूखे को खाना खिलाना, ये बहुत बड़ी इबादत है। बातें साजिशें वो करते हैं जो इंसानियत के लिए सोचते नहीं हैं। अगर तुम ये सोचते हो, ये कहते हो कि भाई ये बुरा कर रहे हैं, तो तुम कोई अच्छा करके बता दो उससे। जी, सही बात जी, हम भी आपको अप्रिशिएट करेंगे। सही बात। अगर कोई भूखे को खाना खिला रहा है तो तुम्हारे पेट में मरोड़ क्यों पड़ रहे हैं? सही बात। जो बेरोजगार है उसको इतना पता है कि यार सुबह दोपहर शाम को मुझे खाना मिल जाएगा जी, मैं भूखा नहीं मरूंगा या चोरी चकारी नहीं करूंगा, कोई ऐसा जुर्म नहीं करूंगा। तो अगर वो खाना वहाँ से खा रहा है और वो खिला रहे हैं तो इसमें बुरी बात क्या है? जी, हकीकत है जी। अच्छा, अभी आपने कहा कि जो गलत काम नहीं कर रहा, कोई क्राइम नहीं कर रहा, उसके लिए भी वो भी जा रहा है वहाँ खाना खा रहा है, अपना जो कुछ भी राशन ले रहा है उनसे, तो अभी क्राइम रेट भी बढ़ता जा रहा है। सबको ऐसे कि बस खौफ है कि यार इस टाइम हम जाएंगे तो फिर कोई डकैती ना हो जाए, स्नैचिंग ना हो जाए, तो ये किसका कसूर है? ये सारा कसूर है बेरोज़गारी का। अब एक इंसान है, अगर उसके घर में वालिदैन है, बीवी बच्चे हैं, तो वो अपने अहले खाना को भूखा नहीं देख सकता, कोई भी नहीं देख सकता, भूखा मरते हुए कोई भी नहीं देख सकता, कोई भी नहीं देख सकता, कोई भी। उसकी कोशिश होगी कि मैं किसी के मुंह से नवाला छीन के लाके जो है ना इनके मुंह में डाल दूं। तो बेरोज़गारी की वजह से ये जो क्राइम बढ़ा है, ये तो मुझे लग रहा है कि इसकी शरह अभी और ऊपर जाएगी। ये कोई या माफिया है या फिर बेरोज़गारी ही वजह? माफिया नहीं है, ये बेरोज़गारी है। अच्छा। इसका तल्लुक जुड़ता है बेरोज़गारी से। जैसे मैंने पहले जिक्र किया, चंद माह के अंदर कराची में अगर सैकड़ों मिल्स, सनतें बंद होती हैं, जो उनमें काम करने वाले लोग हैं, अगर उनको कहीं पर रोज़गार नहीं मिलता तो वो क्या करेंगे बेचारे? क्राइम ही करेंगे जी। तो इस तरह शरह बढ़ती जा रही है और इसको रोकने के लिए हमारे वक्त हुकूमत को इस पे पॉलिसी बनानी चाहिए। अच्छा, तो एक मैं आपसे ये सियासतदान के हवाले से पूछूंगा कि आपकी नज़र में कोई खान साहब के अलावा कोई ऐसा सियासतदान जो गुजरा हो, जो आपको लगता हो कि ये होता तो ये होते तो बात बन जाती, पाकिस्तान हमारा स्टेबल रहता, जैसे हमारे कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना हैं, कायदे हैं हमारे, ऐसे ही कोई अगर सियासतदान? मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो। अच्छा, वो होती तो फिर भी कुछ ना कुछ बेहतर होता। और इनके अलावा कोई अभी दौर है, अभी के दौर में खान साहब हैं? सारे अच्छे हैं जी, सभी अच्छे हैं। अच्छा, अच्छी बात है। अच्छा, तो आपका किससे कोई सियासतदान से कोई ताल्लुक़ रहा हो, कोई जैसे आपका दिली ख्वाहिश हो कि मैं इनसे इंटरव्यू लेना का दिल करता है मेरा? मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो से। तो उनसे कभी आप मुलाकात हुई? हाँ, मुलाकातें होती थी। जी, कहाँ पर, कैसे, कुछ बताएं? बाज़ औक़ात तो किसी इवेंट प्रोग्राम में जो है ना सेमिनार में मुलाकात हो जाती थी। और एक दफ़ा मुझे याद है कि बिलावल हाउस में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, तो उसमें हम गए थे। तो वहाँ पर काफ़ी खुलकर जो है ना मुलाकात भी हुई और काफ़ी जो है ना बातें भी हमने की। तो
एक बड़ी पर्सनैलिटी थी वो। कैसी शख्सियत थी आपकी नज़र में उनकी? एहसास रखने वाली शख्सियत थी, गरीब का भी एहसास उनके होता था। और मैंने देखा अपनी आंखों से कि बिलावल हाउस के गेट के बाहर रोड पे एक कोई फ़कीर बैठा हुआ था। जी। जब वो बिलावल हाउस से अपनी गाड़ी में निकली तो उस फ़कीर को मिलकर यानी कि कुछ खैरात देकर फिर आगे गुजरी थी। तो ये अमल उनका मुझे बहुत अच्छा लगा था। जी, मतलब आपका बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा उनसे कि आप यही चाहते, आपका दिल यही करता था कि ये होती या ये हुकूमत करती तो कुछ अच्छा हो जाता। अच्छा हो जाता। जी। आपकी हॉबीज़ क्या हैं इस वक्त? क्या बताएं? जी, मतलब फिर भी कोई हॉबीज़ जैसे पॉलिटिक्स पढ़ना या अपना किताबी दौर तो एक्टिविटी? जी, किताबी दौर तो जा चुका है। जी। अब तो यही होता है कि दोस्त साथियों की जो खबरें होती हैं वो सोशल मीडिया पे देख लेते हैं। सही। और जो एक फ़िल्मी दुनिया होती थी पाकिस्तान का तो अब है नहीं है, लेकिन कभी कभार पुरानी जो फिल्में हैं पाकिस्तान की वो लगा के बैठ जाते हैं। मोहम्मद अली साहब, नदीम साहब, वहीद मुराद साहब। जी, सुल्तान राही, जी। इनकी जो है ना पुरानी लगा के बैठ जाते हैं, थोड़ा सा दिल बहला लेते हैं कि हमारे भी यहाँ पर ये है। अच्छा, बहुत अच्छा। अच्छा, वक्त की बड़ी किल्लत है, एंड की तरफ बढ़ेंगे तो सज्जाद खोखर साहब, हमें कोई व्यूअर्स को, हमारे व्यूअर्स को पब्लिक मैसेज कोई देना चाहें आप? हाँ, मेरी तरफ से वीनस टीवी के तमाम व्यूअर्स को सबसे पहले तो मैं उनकी रिस्पेक्ट करूँगा कि वो वीनस टीवी को देखते हैं, और दुआ गो हूँ कौम मुल्क के लिए और आपके दोस्त अहबाब के लिए कि अल्लाह पाक तमाम को आबाद रखे, अपने हिफ्ज़ व अमान में रखें। आमीन। आपको भी। और मैसेज मेरी तरफ से ये है कि कौमियत से निकल कर सिर्फ़ एक पाकिस्तानी बनकर हम खड़े हो जाएं तो हालात बदल भी सकते हैं और आसानियां भी पैदा हो सकती हैं। कौमियत से हम एक कौम हैं और फ़िरका वारियत से भी निकल के। जी। जैसा मैं सिंध में रहता हूँ तो मैं ख़ुद को सिंधी कहता हूँ। मुझे फ़ख्र है कि मैं सिंध में रहता हूँ। तो कौमियत से निकल के हमें एक होना पड़ेगा। माशाल्लाह, माशाल्लाह, बहुत अच्छी बात की आपने। सज्जाद खोखर हमारे साथ मौजूद थे, आप सीनियर जर्नलिस्ट हैं, उनके हमने ज़िंदगी हवाले से बात की, कैसे उनने वो जर्नलिज़म में आए और क्या शौक़ था उनको, करंट अफेयर्स के भी बारे में हमने कुछ बात की, बहुत मज़ा आया मुझे। बिलाल हुसैन और सज्जाद खोखर को इजाज़त दीजिए, मिलेंगे अगले हफ्ते। अल्लाह हाफ़िज़।